नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी कार्यक्रम में आपका एक बार भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। मोदी जी ने दिल्ली की चुनाव में अब लगता है टोन सेट कर दी है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर घोषणाओं की झड़ी लगाई है और जिस तरह से केजरीवाल पर आक्रमण किया है, उसके बाद से लगता है कि दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से। और मैं गुजारिश करूंगा कि शरद कोहली जी को फ्रेम मिले। शरद जी, आज आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर माहौल बदला बदला है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से केजरीवाल पे आक्रमण किया, जिस तरह से गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्लैट्स की घोषणा की, जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक आपदा से जोड़कर बता दिया, वहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली के अंदर जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, चाहे वो सड़कों का कार्यक्रम है, चाहे वो मेट्रो है, बड़े बड़े अस्पताल है, कॉलेज है, कैंपस है, ये तो सब केंद्र सरकार बनाती है। तो आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पे प्राइम मिनिस्टर ने एक टोन सेट कर दी है दिल्ली चुनाव की? बिल्कुल बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और एबीसी मलयालम हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल उन्होंने टोन सेट कर दिया और उन्होंने एक एक रेखा खींच दी है। अब ये रेखा की है कि जहां तक महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की बात है, जहां तक फ्री बिजली पानी की बात है, वो ठीक है, वो तुमने किया होगा तो किया होगा। पर जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। उन्होंने टोन सेट करी है। उनका जो विकास का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो सारा एक नारा है, मुझे लगता है उस नारे को उन्होंने अब दिल्ली में रेखांकित किया है। और रेखांकित करके उन्होंने ये बताया है कि जितने भी बड़े काम दिल्ली में होते हैं, छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। छोटी मोटी सड़कों का रिपेयर है, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, कोई स्कूल बनाना है, छोटा मोटा बनाना है, वो आप बना सकते हैं। पर जो बड़े काम है, जो दिल्ली वासियों को ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं और दिल्ली वासियों की पुश्तों को लाभ पहुंचाते हैं, वो काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही करती रहेगी। ऐसा उन्होंने एक टोन सेट किया। और जो आपने जो बात कही बिलाल भाई के, उन्होंने आपको आपदा कहा है कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कि जब कोविड था तो इन्होंने इन्होंने शराब की पॉलिसी उस टाइम निकाली अपनी कमाई करने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। शीश महल बनाया, आपदा में अवसर ढूंढा। और जिस समय ये कहते थे कि हम तो एक कमरे के मकान में रहेंगे, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, उस समय शीश महल बना दिया, उस पर 40-50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी टोन वो सेट कर रहे हैं कि जो बड़े विकास के कार्य हैं, जो मेन विकास के कार्य हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भले ही दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है, हम सब जानते हैं। वहां पर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादातर दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर की बात है, डीडीए की बात है, बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार देखती है। कुछ एक डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास हैं। मुझे लगता है इस दिल्ली की सीमित स्टेटहुड को लेके उन्होंने ये बात कही है कि ज्यादातर काम तो केंद्र सरकार करती है, दिल्ली सरकार के तो हाथ में ही कुछ नहीं है। तो इसलिए किस मुंह से आम आदमी पार्टी आगे आके ये कहती है कि हमने दिल्ली को बदल दिया, दिल्ली में इतना विकास किया, दिल्ली में ये किया, दिल्ली में वो किया। और अगर आप हिस्ट्री देखें बिलाल भाई, पिछले 10 साल की, तो मैंने पहले भी, अब मुझे याद है आपके शो में मैं जुड़ा था एक आध दिन पहले, ये जो कश्मकश रही है कि ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये हमने किया, ये हमने किया, या जो ये इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगे हैं, मुझे लगता है दिल्ली वासियों ने उससे सफर किया है। और दिल्ली वासी ये अब जान गया है कि दिल्ली की हालत खराब है। पॉपुलेशन, जनसंख्या के बेसिस पे भी, वातावरण प्रदूषण के बेसिस पे भी, ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे भी, ट्रैफिक के बेसिस पे भी, साफ सफाई के बेसिस पे भी, आप हर तरीके से देखें तो दिल्ली कहीं से भी हमें राजधानी नहीं नजर आती है। अगर आप पूरी दिल्ली का भ्रमण करें और बाकी अन्य देशों की राजधानी देखें, तो राजधानी वाली बात दिल्ली में नजर नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा लुटियंस दिल्ली का जो है बीच में, अगर हम उसको छोड़ दें, जहां पर सारे मंत्री महोदय और जो वीआईपी जजेस वगैरह रहते हैं, जिसको हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं, अगर आप उसको छोड़ दें तो बाकी का दिल्ली भ्रमण करें तो आपको कहीं से वो ऐसे देश की राजधानी नहीं नजर आती है जो कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है और जो तीसरी बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि ये इनकी वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये इनकी वजह से हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी ने जी, टोन सेट करी है। लेकिन केजरीवाल ने भी रिबटल करते हुए कहा है कि साहब आप पार्टी को आपदा से जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई दिल्ली में मुद्दे ही नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है। तो क्या इन परिस्थितियों में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी चेहरे की जरूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरा देना चाहिए अंदर केजरीवाल के मुकाबले, या फिर खुद प्रधानमंत्री खुद सामने होंगे केजरीवाल के सामने? और क्या इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को
दांव पर लगाना ठीक है? देखिए, प्रधानमंत्री जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में, प्रधानमंत्री उसमें मुख्य चेहरा रहे, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा में आपने देखा, और जब जीत के बाद जश्न होता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, तो आप देखेंगे सबसे आगे प्रधानमंत्री जी वहां पर होते हैं, लोकल नेता भी होता है। तो मुझे लगता है अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो हम ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को लेके मुख्यमंत्री के नहीं चलेगी। ये मुझे डाउटफुल लगता है। मुझे लगता है कोई ना कोई चेहरा निकल के आएगा। और अभी हाल में बयान आया वीरेंद्र सचदेवा जी का, जो कि दिल्ली बीजेपी के स्टेट यूनिट के हेड हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं संगठन की और सारे जितने भी चुनाव के कैंडिडेट्स होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनकी सहायता करूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनके लिए कैंपेनिंग करूंगा, उनके लिए काम करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के लिए, या मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, तो उनका फिर मुख्यमंत्री बनने का मुझे लगता है अभी डाउटफुल लग रहा है। तो चेहरा हो भी सकता है बिलाल भाई के सामने आए घोषणा होने के बाद, अभी घोषणा नहीं हुई है चुनाव की। पर अगर नहीं भी आता है तब भी मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को आगे करके चलना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूएसपी है, कि अगर मोदी जी के नाम पे जो वोट आएंगे, वो वोट शायद उस चेहरे के नाम पे नहीं आ पाए, और चेहरा वो संगठन ये कहता है कि भाई बाद में सारे के सारे जो विधायक होंगे वो मिलेंगे और आपस में बाद में इलेक्ट कर लेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मिलके जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे बना देंगे। पर वो शख्सियत, ये तो पक्का है बिलाल भाई कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी शख्सियत तो हो नहीं सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे लेके वो चल रहे हैं कि अभी यही चेहरा है, मोदी जी के नाम पे आप वोट दीजिए। और मोदी जी तो इसी शहर में रहते हैं, मुझे लगता है ये बात भी वो कहेंगे कि मोदी जी तो यहीं रहते हैं, हाँ, जन लोक कल्याण मार्ग पे रहते हैं, 7 नंबर पे दिल्ली रहते हैं, दिल्ली का ध्यान रखेंगे और मुख्यमंत्री उस समय बन जाएगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा। मुझे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी बीजेपी लेके चल रही है। पर हो सकता है कि घोषणा के बाद कोई नाम सामने आए या अटकलें लगाई जाएं। पर फिलहाल मुझे लगता है कि मोदी जी के नाम पे ही आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन बीच बीच में खबरें चली थी शरद जी कि स्मृति ईरानी को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, परवेश वर्मा को भी यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जा सकता है। परवेश वर्मा तो खुद विवादों में घिर गए, स्मृति ईरानी की तरफ से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले, बल्कि आतिशी के सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उतार दिया है। तो आप साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली के अंदर वोटिंग लिस्ट को लेकर एक विवाद छिड़ा है, संजय सिंह आप पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खासतौर से राज्यसभा के, वो एक इशू बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर वोटिंग लिस्ट से नाम कटवा रही है। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक इशू बन रहा है? देखिए, आपने जो पहले बात कही कि स्मृति ईरानी जी का नाम आ रहा था, या प्रवेश वर्मा जी का पहले आ रहा था, प्रवेश वर्मा जी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे, ये सब अटकलें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अटकलें तो लगाई जाएंगी कि शायद ये हो या शायद वो, जब तक उस पर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगती है, वो तब तक तो हम इनको अटकलें ही कहेंगे। जहां तक बात वोटर लिस्ट का है, ये बात सच है बिलाल भाई के दिल्ली में जो वोटर लिस्ट है उसमें बाहर के लोग हैं। अब वो बाहर के लोग, वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन जब उसकी जांच करेगा, जब उनके दस्तावेजों की जांच करी जाएगी कि उनको आधार कार्ड कब मिला, किसने बनाया, और उनकी ओरिजिन की जांच की जाएगी। क्योंकि बड़ा कठिन काम है, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप वोटर लिस्ट में हैं, आपके पास वोटर्स कार्ड भी है। अब उसकी जांच करना कि वो आधार कार्ड बनाने से पहले उसकी ओरिजिन कहाँ थी, वो पहले कहाँ रहता था, इस एड्रेस पे कब से रहता, या इस एड्रेस पे रहता। हाँ देखिए, अगर एक एड्रेस पर 50-50 लोगों का नाम आ रहा है, तो वो तो फिर संदिग्ध परिस्थिति पैदा करता है कि एक एड्रेस पे जहां पर 4 लोग रहते हैं, एक न्यूज चैनल था, कोई उसने पीछे जाके वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप किया और वहां देखा कि 4 लोगों का परिवार था, पर उस पर 50 लोगों के वोटर्स के एड्रेस वहां पर थे। तो अगर इस प्रकार की चीज आती है तो फिर तो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, बहुत अपेरेंट हो जाता है, वो तो बहुत सामने आ जाती है बात कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ गड़बड़ है। पर वोटर लिस्ट में नाम कटवाना मुझे लगता है बिलाल भाई इतना आसान काम नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर है उसका नाम तो अगर कटता है तो ये बात तो बड़े खेद की होगी। पर अगर इस तरीके का है कि एक एड्रेस पे 25-25, 30-30, 50-50 लोग हैं, तो ये फिर संदिग्ध अवस्था पैदा करता है कि क्या ये व्यक्ति यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट है, यह कहीं और से आया है, या कोई फर्जी वोटर है, इस नाम का व्यक्ति जी। है भी कि नहीं है। और सडनली इलेक्शन वाले दिन वो प्रकट हो जाए वोट देने के लिए, तो ये सब बातें फिर सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है इसी को लेके सारा विवाद चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी बनती है कि तह में जाके इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करे। आप बात को ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जो जिस कॉलेज का अनावरण
और जिस कॉलेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में की, और बताया जा रहा है कि उसे सावरकर के नाम से सुशोभित किया जाएगा। वहीं केजरीवाल संघ प्रमुख को पत्र लिख रहे हैं। तो संघ को लेकर, संघ कार्यकर्ताओं को लेकर जो दोनों पार्टी में एक टसल छिड़ी हुई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भी चाहते हैं संघ प्रमुख से कि वो संघ से स्वयं सेवक आपके लिए सैद्धांतिक रूप से खड़े हों, लेकिन मोदी जी तो संघ के प्रिय हैं। तो आपको लगता है संघ का इस चुनाव में क्या रोल हो सकता है? देखिए, जब से संघ की तरफ से मंदिर वाला बयान आया और मोहन भागवत जी ने जब से मंदिर वाली बात बोली, तब से मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों के मन में एक उम्मीद की किरण बन गई कि ये संघ हो सकता है न्यूट्रल होकर बात करे और कुछ ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाए जिसको हम पकड़ लें, हम कैच कर लें जाके, जैसे उन्होंने मंदिर वाली बात को पकड़ा था। इसी को लेके मुझे लगता है केजरीवाल जी के मन में कुछ उम्मीद बनी कि मैं सीधा नागपुर लिखूं, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी को लिखूं, वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो उसके ऊपर विवाद शुरू हो जाता है, तो मैं सीधा वहां लिखता हूं जहां से ये कंट्रोल किया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि नागपुर से भारतीय जनता पार्टी और शायद प्रधानमंत्री मोदी जी वगैरह वगैरह, ऐसा केजरीवाल साहब को लगता है कि वहां से कंट्रोल होता है। ये कितना इसमें सच है नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी या संघ बता सकता है। तो उन्होंने सीधा सोर्स पे जाके चिट्ठी लिखी कि हम सीधा सोर्स पे चिट्ठी लिखते हैं कि शायद मोहन भागवत जी का कोई बयान आ जाए, और अगर ऐसा कोई बयान आ जाता है तो हम उसको लपक लेंगे फौरन, क्योंकि पीछे आया भी था। पर मुझे इसका इसकी ये मुझे लगता है इसमें उम्मीद ज्यादा है और असल इसमें कम है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस समय, क्योंकि आरएसएस पूरी तरह से, पीछे बयान आया था, आरएसएस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, उनको उनको चुनाव में मदद करना चाहता है, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है केजरीवाल साहब ये खाली एक मीडिया ब्लिट्स है, एक खाली मीडिया में प्रचार के लिए यहाँ चिट्ठी लिख दो, एक चिट्ठियों का वॉर शुरू हो जाता है, कभी पोस्टरों का वॉर शुरू हो जाता है। तो ये सब चुनाव की अटखेलियां हैं। ये सब चुनाव के मैं कहूंगा कि रंग बिरंगे आपको पहलू दिखाई देंगे, कभी पोस्टर कभी चिट्ठी। अंततः मैं ये मानता हूं बिलाल भाई कि इस बार जितना दिल्ली का वोटर, इस बार मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूं, जितना दिल्ली का वोटर इस बार कंफ्यूज होगा, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ हो। क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा केजरीवाल साहब पर अभी इल्जाम लगे हैं लिकर स्कैम में, दूसरा मोदी जी सामने आ गए हैं, मोदी जी ने टोन सेट कर दी है, मोदी जी ने कॉलेज भी अनावरण कर दिया, जबकि अभी तक लोग ये मानते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई के कॉलेज स्कूल तो खाली केजरीवाल साहब करते हैं। पर सेंटर भी चाहे तो कॉलेज दिल्ली में लॉन्च कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने कॉलेजेस सेंटर के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर के अंदर आती है काफी हद तक, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस और स्कूल जो है वो राज्य सरकार के अंदर है। तो मुझे लग रहा है ये दिल्ली वाले इस बार दिल्ली वालों को कोई, मुझे लगता है एआई की मदद लेनी पड़ेगी देखने के लिए कि असल में वो वोट किसको दें और कौन उनके हित का असल में है और कौन उनके साथ खड़ा है। क्या केजरीवाल साहब आगे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप मेरे से अगला सवाल पूछें, कि ये बात सच है कि ये इस कश्मकश में दिल्ली वालों ने सफर किया है, ये सब दिल्ली वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बात कहीं दिल्ली वालों के जहन में जरूर है, और इसको लेके बटन दबाते टाइम एक बार ख्याल जरूर आएगा कि इस कश्मकश में मारे तो हम गए। तो अब इस कश्मकश से निकलने के लिए तरीका उनके पास क्या बचता है, ये दिल्ली वाले स्वयं डिसाइड करेंगे। देखिए, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एआई का जिक्र कर दिया। देखिए, एक एआई आधुनिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप बता रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव उस हद तक आके फंस सकता है कि ये लोगों को भ्रमित कर सकता है और उसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है कि शरद जी, कि केजरीवाल एक बनिया बिरादरी से आते हैं, बनियों पर उनका एक जी। प्रभाव माना जाता है। तो आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर बनियों का भी एक वर्चस्व है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, और बनियों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी देखने को मिल सकता है? वहीं क्या आप मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने केजरीवाल जी के घोषणाओं की पिच पर आके खेलना शुरू कर दिया है, या फिर वो एजेंडा हाईजैक कर लिया है? देखिए, जहां तक वोटरों की कैटेगरी की बात है बिलाल भाई, जो आप बात कह रहे थे, आपने बनियों की, मैं बिजनेसमैन बोलता हूं उनको, चलिए बनिया नहीं बोलता, मैं किसी कास्ट में नहीं जाता। तो दिल्ली ट्रेडिशनली बिजनेसमैन का बेस है, उसमें भी ट्रेडर्स बेस है। अगर आप देखें तो उसमें प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं जो अब सांसद भी हैं, इलेक्ट होके आए हैं। वो एक सीएआईटी करके आपको याद होगा एक बनी हुई है, कॉन्फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स बनी हुई है, जिसमें करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो ट्रेडर्स की है, पर ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर बेस रहा है। केजरीवाल साहब को एज जो मिलता है वो ज्यादा वोटों से मिलता है झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, या जो स्लम क्लस्टर्स में लोग रहते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ऑटो वाले हो गए। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है,
केजरीवाल साहब का वोटर बेस ज्यादा वो रहा है ट्रेडिशनली, क्योंकि ट्रेडर्स टिपिकली मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहे, हालांकि पिछली चुनाव में कुछ ये फेरबदल हमें देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि बनिया कम्युनिटी से, क्योंकि केजरीवाल साहब बिजनेसमैन नहीं है, केजरीवाल साहब बनिया कम्युनिटी से जरूर आते हैं, बिजनेसमैन नहीं है। और थोड़ा मुझे लगता है जो बनिया कम्युनिटी की आपने बात करी बिजनेसमैन की, उसमें हिंदुत्व भी है, उसमें हिंदुत्व एस्पेक्ट है। इसी को रिझाने के लिए केजरीवाल साहब आपको मंदिर जाते हुए, पुजारी सम्मान योजना में 18,000 रुपए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये बेस मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, अगर कुछ हद तक पिछले चुनाव में मेरे हाथ में आया तो अब ये मेरे 2020 में, तो अब ये मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, इसीलिए वो कार्ड खेल रहे हैं। पर मुझे लगता है कुछ मौसम थोड़ा सा बदला बदला सा है, और घोषणा होगी चुनाव की, और जब चीजें सामने आएंगी, सारे कैंडिडेट सामने आएंगे, तब ये परिस्थिति पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। पर जिस प्रकार मौसम में दिल्ली में आज धुंध छाई हुई है ना 2 दिन से, इसी प्रकार वोटरों के दिमाग में भी धुंध है इस टाइम। जब ये धुंध छटेगी तो साफ सामने तस्वीर सामने दिखाई देनी शुरू हो जाएगी बिलाल भाई। बहुत अच्छा कहा आपने कि दिल्ली में मौसम बदला बदला है और धुंध छाई हुई है। जैसे जैसे चुनाव तीव्रता पकड़ेगा, इसमें स्पष्टता आएगी, लोग समझ पाएंगे कि दिल्ली का चुनाव किस करवट बैठ रहा है। शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सभी एबीसी हिंदी चैनल के सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार से हमें नवाजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।